बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज 1B को। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है जिसमें हमने करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। ओके जी, तो इफ़ ए इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सेट ए, अगर स्मॉल ए किसी सेट ए जो कि कैपिटल ए से डिनोट किया गया है उसका मेंबर ना हो, देन सिम्बॉलिकली इट इज़ डिनोटेड बाय। तो सिम्बॉलिकली हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ए इज़ नॉट बिलोंग्स टू ए। वैसे इस ई का मतलब होता है बिलोंग्स टू, लेकिन यहाँ पर इसको काटा गया है, यानी कि इसका मतलब है ए बिलोंग नहीं कर रहा इस कैपिटल ए को। तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सेट, कौन सा एक सेट नहीं है? इसमें जो डी वाला ऑप्शन है ये करेक्ट है, क्योंकि सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा होता। आप देखें बाकी सारे जितने भी ऑप्शंस हैं उसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा सिवाय इस डी वाले सेट के। इसमें टू टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो ये वाला सेट नहीं है। थर्ड पार्ट है, अ सेट कंसिस्टिंग ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ सेट ए इज़ कॉल्ड, एक सेट जिसमें किसी भी सेट ए के सारे सबसेट्स मौजूद हों वो क्या होगा? पावर सेट होगा। ओके जी, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 4 है, इफ़ यू इज़ इक्वल टू यू यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 से लेकर 10 तक, ए सेट गिवन है 2 4 6 यानी कि इवन नंबर्स का सेट है 10 तक गिवन है, बी सेट गिवन है 1 3 5 यानी कि ऑड नंबर्स का सेट है 9 तक। देन हमने क्या फाइंड करना है? ए माइनस बी होल कॉम्प्लीमेंट। तो सबसे पहले ए माइनस बी फाइंड कर लेंगे, यानी कि ए के एलिमेंट्स में से माइनस कर देंगे बी के एलिमेंट्स। तो ए में जो एलिमेंट्स हैं वो बी में मौजूद नहीं है, तो ए माइनस बी का जो आंसर है वो ए सेट ही आ जाएगा, क्योंकि ए में से बी वाले जो सेम एलिमेंट्स होंगे वो कट जाएंगे। अब देखिए इनमें कोई एलिमेंट्स कॉमन ही नहीं है, तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, तो बेसिकली ए सेट सारा ही आ जाएगा ए माइनस बी का आंसर। तो जब हम इसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे यानी यूनिवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे जो कि आंसर आया है, देन हमारे पास बी सेट आ जाएगा, क्योंकि 2 4 6 8 10 ये तो कट जाएंगे, बाकी क्या बचेगा? 1 3 5 7 9, तो वो बेसिकली हमारे पास क्या है? बी सेट है। तो इसका आंसर हमारे पास ऑप्शन नंबर बी यानी कि बी सेट आ जाएगा। फिफ्थ ऑप्शन है, इफ़ पी ऑफ ए का मतलब होता है पावर सेट ऑफ ए। अगर पावर सेट ऑफ ए में क्या क्या एलिमेंट्स हैं? 5 ए बी ए एंड बी, ये बेसिकली एलिमेंट्स नहीं हैं, सब सेट्स हैं। ठीक है, कोई भी सेट है उसके सब सेट्स हैं, अगर हम उनको ब्रैकेट में इस तरह इनक्लोज कर दें तो वो क्या हो जाएगा? हमारे पास पावर सेट हो जाएगा। तो देन हमने क्या बताना है? देन सेट ए इज़ इक्वल टू, तो सेट क्या होगा? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे? पावर सेट ऑफ ए में जो सबसे लास्ट वाला जो सबसेट होगा वो बेसिकली सारा सेट ही आ जाता है। तो जो लास्ट वाला जो भी सबसेट होगा वो सारा सेट ही होगा, क्योंकि सारे सेट को हम लास्ट में पूरा का पूरा लिख देते हैं, चाहे वो 2 एलिमेंट्स वाला हो 3 वाला हो। तो ये जो लास्ट वाले 2 एलिमेंट्स हैं ये एक्चुअल सेट है, यानी कि सेट ए है। 6 ऑप्शन है, प्रोपोर्शन मीन्स, प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है? इक्वलिटी ऑफ 2 रेशोज़, 2 रेशोज़ आपस में इक्वल हों। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यानी कि लास्ट वाली जो 2 वैल्यूज़ होती हैं प्रोपोर्शन में वो आपस में मल्टीप्लाई होती हैं और मिड वाली भी आपस में मल्टीप्लाई होती हैं। तो जो लास्ट वाली वैल्यूज़ हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स कहते हैं, और जो मिड वाली वैल्यूज़ होती हैं उनको प्रोडक्ट ऑफ मीन्स कहते हैं। ओके जी, तो ये आपस में इक्वल होते हैं। 8th ऑप्शन है, अ रिलेशन इन विच इंक्रीज वन क्वांटिटी कॉजेज प्रोपोर्शनल इंक्रीजेज इन अदर क्वांटिटी इज़ कॉल्ड, यानी कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी भी बढ़े या एक के कम होने से दूसरी भी कम हो, तो ये डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो ये प्रोपोर्शन डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगी। डी ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर 9 है, द कंपैरिजन ऑफ द क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, एक ही तरह की क्वांटिटीज़ का आपस में कंपैरिजन करना रेशो होता है। इसकी डेफिनेशन हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, रेशो। इस तरह 10th ऑप्शन है, द रिलेशन बिटवीन 2 और मोर प्रोपोर्शन, 2 और 2 से ज़्यादा प्रोपोर्शन के बीच में जो रिलेशन होता है वो क्या होता है? कंपाउंड प्रोपोर्शन होता है। ए ऑप्शन करेक्ट है। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 11, अ पर्सन हु बाइज लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी इज़ कॉल्ड इंश्योरर, यानी कि जो इंश्योरेंस करवाता है किसी कंपनी से, अपनी लाइफ का हो या कार का, वटेवर किसी भी चीज़ का, तो वो क्या होता है? इंश्योरर होता है, यानी इंश्योरेंस करवाने वाला। तो नेक्स्ट ऑप्शन है, टू रिड्यूस द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल फ्रॉम इट्स मार्केट प्राइस इज़ कॉल्ड, मार्केट प्राइस से उसके प्राइस, किसी भी चीज़ के प्राइस को कम कर देना क्या होता है? डिस्काउंट होता है। यानी कि हम किसी दुकान पर कोई चीज़ ख़रीदने जाते हैं, उसकी एक्चुअल कीमत से ज़रा हमें कम कीमत में मिले तो इसका मतलब है उस दुकानदार ने हमें डिस्काउंट दिया है।
13th ऑप्शन है द टाइम फॉर विच अ पर्टिकुलर अमाउंट इज़ इन्वेस्टेड इन अ बिज़नेस, यानी कि किसी मखसूस टाइम के लिए कोई भी मखसूस सी अमाउंट किसी बिज़नेस में इन्वेस्ट कर देना पीरियड होता है, टाइम पीरियड होता है। ओके, तो नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 14, अ बिजनेस इन विच 2 और मोर पर्सनस रन द बिजनेस एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉफिट एंड लॉस विच इज़ पार्टनरशिप, यानी 2 या 2 से ज़्यादा लोग कोई भी बिज़नेस अगर स्टार्ट करें तो लास्ट में अगर उनको कोई प्रॉफिट या लॉस हो तो क्या होता है, उस तरह का बिज़नेस क्या होता है, पार्टनरशिप होता है, क्योंकि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा लोग होते हैं। तो ये आप बेसिकली आप देख के भी कह सकते हो कि पार्टनर्स होंगे तो पार्टनरशिप। 15th ऑप्शन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ टॉय कार एक टॉय कार है, यानी कि खिलौना है कार का, उसकी प्राइस है ₹100। इफ़ इट इज़ सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, अगर उस पर 10% का डिस्काउंट दिया गया हो देन द सेलिंग प्राइस ऑफ द टॉय कार इज़, देन उस टॉय कार की सेलिंग प्राइस क्या होगी। अब देखें 10% ऑफ 100, 10% की जगह आप क्या करोगे, 100 से डिवाइड कर दोगे, नीचे वाला 100 इस 100 को कैंसिल कर देगा, तो आपको कितना डिस्काउंट मिला, 10 रुपये का। तो 100 में से जब आपको 10 रुपये का डिस्काउंट मिल गया तो एक्चुअल प्राइस क्या हो गई कार की, डिस्काउंट के बाद 90 हो गई। तो यहाँ पर आप बेसिकली देख के भी कह सकते हो कि परसेंटेज हम निकालते ही 100 में से हैं और ये है ही 100। तो जितने भी परसेंट का डिस्काउंट हो, अगर यहाँ 15% का होता तो इसका मतलब इस पर 15 रुपये का डिस्काउंट होता और आपको 85 की कार पड़ जाती। तो यहाँ 10% का, इसका मतलब 10 रुपये निकल जाएंगे 100 में से, 10 रुपये निकले तो 90 रुपये की कार हो जाएगी, टॉय कार। तो ये आप इस तरह से भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 16th ऑप्शन है व्हेन अ पर्सन डाइज, एक इंसान मर जाता है, देन द एसेट्स लेफ्ट बाय हिम इज कॉल्ड, उसके पीछे जो भी उसका तरका रह जाता है वो क्या होता है, इनहेरिटेंस, उसकी विरासत होती है। नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, जिसमें हमने क्या करना है, डेफिनेशंस बतानी है। ये सारे हमें टॉपिक्स गिवन हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन, इन्वर्स प्रोपोर्शन, कंपाउंड प्रोपोर्शंस। तो इनकी डेफिनेशंस आप खुद ही अपनी बुक में से देख लेंगे, मैक्सिमम आप 2 to 3 लाइन्स की डेफिनेशन कर लेंगे, और एज सच अगर आपको एग्जाम्पल की ज़रूरत पड़ी तो 1 या 2 एग्जाम्पल भी ऐड कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आप खुद ही कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, राइट ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। ये 2 सेट्स हैं ए एंड बी, ए है 1 2 3 4 एंड बी है ए बी सी। इसके हमने जितने भी सारे पॉसिबल सबसेट्स हैं वो लिखने हैं। ओके जी, तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। ए सेट गिवन था 1 2 3 एंड 4, इसके सारे पॉसिबल सबसेट्स लिखने हैं। तो पहला जो सबसेट होता है वो हमारे पास एम्प्टी सेट होता है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे खाली ब्रैकेट डाल दो या इस ब्रैकेट की जगह आप 5 लिख दो। तो 5 यहाँ आप अलग से इस तरह 5 भी लिख सकते हो। तो आप 5 जब लिखोगे उसके इर्द गिर्द आपने ब्रैकेट नहीं डालनी, इसका मतलब ही एम्प्टी सेट होता है। तो पहले तो आपके पास आ जाएगा कुछ भी नहीं, नथिंग, तो आपने उसकी जगह लिखना है एम्प्टी सेट। नेक्स्ट आप 1 एलिमेंट का एक सबसेट बना लोगे। 1, पहला एलिमेंट 1 है, दूसरा एलिमेंट 2 है, एंड तीसरा एलिमेंट आपके पास 3, एंड नेक्स्ट आपके पास हो जाएगा 4। तो ये आपके 1 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स हो गए। इस तरह अब आपने क्या करना है, 2 एलिमेंट्स वाले बना लेने हैं। 1 एंड 2, 1 एंड 2 का बन जाएगा इस तरह, 1 3 का एंड 1 4 का। तो हम बना लेते हैं इस तरह, 1 2 का हमने बना लिया है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा 1 एंड 3 का, एंड नेक्स्ट हमारे पास पेयर आ जाएगा 1 एंड 4 का। ओके जी, तो अब 1 की बारी ख़त्म। अब 2 को देख लें, 2 3 का बन जाएगा एंड 2 4 का बन जाएगा। तो 2 3 एंड नेक्स्ट सबसेट हमारे पास बनेगा 2 एंड 4 का। तो अब 2 की भी बारी ख़त्म हो गई, अब आएगी 3 की बारी। तो नेक्स्ट हमारे पास सबसेट बन जाएगा 3 एंड 4 का। तो यहाँ पर हमारे पास 3 एंड 4 लास्ट में बची, 2 एलिमेंट्स रहे थे तो 3 एंड 4 का बन गया। अब 2 एलिमेंट्स वाले भी सारे सबसेट्स हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, 3 एलिमेंट्स वाली वैल्यूज़ ले लेनी है। 1 2 3, इस तरह 1 2 फिर 4। तो अब हम कर लेंगे 1 2 एंड 3, एंड नेक्स्ट हमारे पास बन जाएगा 1 2, 1 और 2 को फिक्स कर लिया, पहले 3 लिया था, बाद में हम क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। इस तरह अब हमने बीच में सब इस 2 को रहने देना है, एंड नेक्स्ट हमारे पास जो बन जाएगा वो 1 3 एंड 4 का बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास 3 वैल्यू वाला जो सबसेट बनेगा वो 1 3 एंड 4 बन जाएगा। तो अगर हम 2 की इस तरह जैसे हमने 2 रहने दिया था, अगर हम 3 भी रहने दें तो हमारे पास बाद में बची 2 वैल्यूज़ रही हैं। देखिए ना, अगर ये 2 ही चले जाएंगे तो 1 एंड 4 बच रहा है, जो कि हम पहले बना चुके हैं। तो यहाँ तक आके हमारे पास 3 वैल्यूज़ वाला 1 2 एंड 3 बन गया, इस तरह 1 2 एंड 4 बन गया, इस तरह 1 3 एंड 4 भी बन गया। तो अब हमारे पास जो पॉसिबल वे है वो हमने अब इस पहली वैल्यू 1 को स्किप कर देना है, 2 3 एंड 4 बन जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास जो सबसेट बनेगा 2 3 एंड 4 वाला बन जाएगा। अब 3 वैल्यूज़ वाले एलिमेंट्स भी हो गए हैं, क्योंकि अगर हम इस 2 को भी रहने देंगे तो फिर लास्ट में 2 एलिमेंट्स वाला बच रहा है ना, 3 4।
जो कि हम पहले बना चुके हैं, 3 एंड 4 ये रहा। तो अब आपके पास 3 एलिमेंट्स वाला भी सबसेट हो गया। अब आपने क्या करना है, इस पूरे ही सेट को उठा के एज इट इज़ लिख देना है, 1 2 3 एंड 4। ये 4 एलिमेंट्स वाला एक ही बनेगा क्योंकि इसमें यही 4 एलिमेंट्स ही हैं। तो ये आपके पास सारे पॉसिबल सबसेट्स आ गए हैं इस सेट ए के। ओके जी, तो फर्स्ट पार्ट को हमने डिटेल से सॉल्व भी कर लिया है। नेक्स्ट आप सेकंड पार्ट देख लें जिसमें आपको बी सेट गिवन था, ए बी एंड सी। इसके भी हमने सबसेट्स लिखने थे। तो पहला सबसेट मैंने आपको बताया है कि फाई होगा, यानी कि एम्प्टी सेट होगा। तो आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ एम्प्टी सेट ही डाल दें या फाई डाल दें, दोनों में से आपने कोई एक लिख लेना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने एम्प्टी सेट लिख लिया था, यहाँ पर हमने फाई ही लिख लिया। ओके जी, तो पहला सबसेट हमारे पास फाई आ जाएगा। नेक्स्ट सबसेट हमारे पास 1 1 एलिमेंट वाला आ जाएगा, ए बी एंड सी। तो आपने ए वाला भी एक सबसेट बना लिया, बी वाला भी बना लिया एंड सी वाला भी बना लिया। इस तरह 1 1 एलिमेंट्स वाले हो गए। अब हमने क्या करना है, 2 2 एलिमेंट्स वाले सबसेट्स बना लेने हैं, ए एंड बी। इस तरह ए अब सी के साथ आ जाएगा, ए बी एंड ए सी। नेक्स्ट आपके पास क्या आएगा, बी को आप स्किप कर दें, ए एंड सी बना लें। ठीक है, बी को आपने स्किप कर दिया तो आपके पास ए सी आ जाएगा, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो अब आप ए को रिमूव कर दें एंड नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, बी एंड सी। तो ये आपने बी एंड सी वाला बना लिया। अब आपके पास 2 2 एलिमेंट्स वाले भी हो गए। अब आपने लास्ट में यही एज इट इज़ पूरा सबसेट लिख देना है, ए बी एंड सी। तो ये आपके पास लास्ट में एक ही थर्ड एलिमेंट वाला बन जाएगा। तो ये आपके पास सारे पॉसिबल सबसेट्स आ गए हैं सेट बी के। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4 को देख लें। राइट द पावर सेट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, ये जो सेट गिवन है सी सेट एंड डी सेट, इसके पावर सेट्स लिखने हैं। पावर सेट्स का मतलब क्या है, पावर सेट का मतलब है कि आपने ये जो सेट गिवन है इनके जितने भी पॉसिबल सबसेट हैं वो तो आपने लिखने हैं, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में लिखे। उनको अगर आप एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दोगे तो वो आपके पास क्या हो जाएंगे, पावर सेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी एज इट इज़ थर्ड क्वेश्चन की तरह ही है। जैसे थर्ड क्वेश्चन हुआ है वैसे ही आपने सारे सबसेट्स लिख लेने हैं एंड लास्ट में आपने क्या करना है, उनको एक ब्रैकेट में, उन सब को एक ही ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है। तो इसका मतलब है वो आपने सब सेट लिख लिए हैं सेट सी के। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी हम देख लेते हैं। ओके जी, क्वेश्चन नंबर 4, सी जो सेट गिवन था वो 2 4 एंड 6 था। इसके हमने पावर सेट लिखने थे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले इसके जितने भी सबसेट्स बनते थे वो हमने बना लिए। पहला 5, दूसरा एक एक एलिमेंट वाला 2 4 एंड 6, बाद में 2 2 एलिमेंट्स वाला बना लिया, 2 4 एंड 2 6, 2 4 एंड 2 6, लास्ट में 4 6 वाला एक सबसेट बन गया एंड उसके बाद 3 एलिमेंट वाला एक ही 2 4 एंड 6 बन गया। ये हमने जितने भी सबसेट लिख लिए इनको अगर हम इस तरह से ब्रैकेट में इनक्लोज कर देंगे, ठीक है, इस तरह से अपनी एक बड़ी सी ब्रैकेट लगा लेनी है लास्ट में। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपने पावर सेट लिख लिए हैं इस सेट सी के। तो ये आपके पास सारे पावर सेट आ गए हैं। अगर आपने ख्याल करना है कि आपने पावर सेट एंड सब सेट में यही एक फ़र्क है, अगर आप लास्ट में ब्रैकेट नहीं डालोगे तो आपको नंबर नहीं मिलने। आपको कहा गया हो कि आपने पावर सेट बनानी है बट आपने क्या किया, सारे सबसेट तो लिख लिया बट आपने लास्ट में उनके ब्रैकेट नहीं डाली, उनको आपने इस तरह ब्रैकेट में बंद नहीं किया, इनक्लोज नहीं किया, तो आपको उसके नंबर नहीं मिलने। वो तो आपने बनाया ही सबसेट था, पावर सेट तो बनाया ही नहीं। तो आपने ख्याल करना है कि अगर आपको सबसेट्स का कहा गया हो तो आपने इस तरह से सिर्फ सबसेट्स लिख लेने हैं, ब्रैकेट नहीं लगानी। अगर आपको पावर सेट कहा गया हो तो आपने सारे सबसेट्स लिख के, जितने भी पॉसिबल सबसेट्स बनते हैं वो लिख के और उनको इस तरह से ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना है, वो आपके पास पावर सेट्स होंगे। सेम आपके पास जो सेकंड पार्ट है उसमें सिंबल्स गिवन है, मैथमेटिकल सिंबल्स जो प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाले। तो आपने इनके भी जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हैं वो लिख लेने हैं। पहले आपने 5 लिख लेना है, फिर 1 1 एलिमेंट वाला, प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब आपने 2 2 एलिमेंट्स वाला लिख लेना है, प्लस का माइनस के साथ, इस तरह प्लस का मल्टीप्लाई एंड प्लस का डिवाइड। अब प्लस की बारी खत्म, अब आपने माइनस को लेना है, माइनस मल्टीप्लाई एंड माइनस डिवाइड। इस तरह आपने माइनस मल्टीप्लाई माइनस डिवाइड कर दिया, माइनस की भी बारी खत्म हो गई। नेक्स्ट आपने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला है। अब आपके पास मल्टीप्लाई एंड डिवाइड वाला यहाँ तक आ गया। अब 2 2 एलिमेंट्स वाले सेट की बारी खत्म होगी। अब आपने 3 3 एलिमेंट्स वाले सेट्स को देख लेना है। प्लस माइनस को आप से फिक्स कर लोगे, प्लस माइनस मल्टीप्लाई प्लस माइनस डिवाइड। इस तरह आपने प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड प्लस माइनस डिवाइड वाला सबसेट बना लिया। अब अपने इस बीच में से इस माइनस को छोड़ देना है एंड प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आ जाएगा, 3 वाला सबसेट। तो अब आपके पास आ गया प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। इस तरह जी अब आपने क्या करना है, पहले अब इस प्लस को अब आप स्किप कर दो, क्योंकि जब आप इस माइनस के बाद इस मल्टीप्लाई को भी स्किप करोगे देन आपके पास 2 एलिमेंट्स वाला बच रहा है जो कि आप पहले बना चुके हो। तो आपने सिर्फ इसी माइनस को स्किप करना है जो आपके पास प्लस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड होगा। अब आपने बाद में अगेन इस प्लस को स्किप करना है एंड आपके पास माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड आ जाएगा, माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। ओके जी, तो यहाँ पर आके आपके पास देखो ना, अब आपने माइनस को स्किप किया एंड देन
सॉरी प्लस को स्किप किया, आपके पास माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आ गया। अगर आप इस माइनस को भी स्किप कर दोगे तो 2 एलिमेंट्स वाला सेट आ जाएगा। ओके जी, तो आप पहले लिख चुके हो, तो अब आपके पास 3 वाले सबसेट्स भी हो गए हैं। अब आपने क्या करना है, कोई भी एलिमेंट और स्किप नहीं करना। 3 वाले सबसेट्स आपने यहाँ तक बना के लास्ट में ये पूरा सेट एज इट इज़ लिख देना है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो ये लास्ट वाला जो आपका सबसेट आ जाएगा वो एज इट इज़ पूरा सेट ही आ जाएगा। तो यहाँ तक आपने इसके सारे सबसेट्स बना लिए हैं। अगर आप इनको इस तरह से एक ब्रैकेट में इनक्लोज कर दो, स्टार्ट में और लास्ट में इस तरह से एक ब्रैकेट लगा दो, तो इसका मतलब है आपने पावर सेट बना लिया है इस गिवन सेट का। यानी कि जितने भी सबसेट्स थे उनको ब्रैकेट में इनक्लोज कर देना, क्या होता है, पावर सेट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू यूनिवर्सल सेट गिवन है 1 to 10 तक, 1 से लेकर 10 तक सारे एलिमेंट्स हैं। ए सेट गिवन है 1 3 5 7 एंड बी सेट गिवन है इवन नंबर्स का सेट 2 to 10 तक, ठीक है, 2 4 6 8 10। फिर हमने क्या वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये डिमॉर्गन का लॉ भी है, ठीक है, डिमॉर्गन लॉज। तो डिमॉर्गन लॉ क्या होता है, अगर आपने अंदर यूनियन लगाया तो आपने बाहर, जब आप कॉम्प्लीमेंट को सेपरेट करोगे तो वो इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। इस तरह ये यूनियन के लिए भी होल्ड करता है और इंटरसेक्शन के लिए भी होल्ड करता है। यानी कि जो सेकंड लॉ होगा वो ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। तो अगर आपको इस तरह से लॉ गिवन हो और आपने वेरीफाई करना हो, देन आपके लिए बहुत ही आसान है, आपने देख कर ही वेरीफाई कर लेना है। बट अगर आपको क्वेश्चन गिवन हो और कहा गया हो कि कोई सा एक डिमॉर्गन लॉ वेरीफाई करें, तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि डिमॉर्गन लॉ होता क्या है, और वो आपको याद भी होना चाहिए ज़ुबानी। तो ये आपने याद भी रख लेना है, क्योंकि बाज़ औक़ात हमें इस तरह से भी गिवन होता है क्वेश्चन के, वेरीफाई द डिमॉर्गन लॉ, ठीक है। तो आपने दोनों भी बाज़ औक़ात वेरीफाई करने होते हैं या कोई सा एक आपने कर लेना होता है, तो आपने इसको अंडरस्टैंड कर लेना है। ओके जी, तो इसको वेरीफाई कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेट कर लेंगे ये वाली जो इस वैल्यू को, ये जो लेफ़्ट साइड पे है, ये लेफ़्ट हैंड साइड है, विच इज़ ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसको सबसे पहले सेटिस्फाई करेंगे, यानी कि इसका जो आंसर निकलेगा उसको ये जो राइट हैंड साइड है इसके साथ कंपेयर करेंगे कि दोनों का आंसर इक्वल है। अगर इक्वल होगा तो हम कहेंगे हेंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी कि ये वाली वैल्यू इस वैल्यू के इक्वल है। क्योंकि इसको हमने लेफ्ट का नाम दिया और इसको राइट हैंड साइड का नाम दिया, तो जब ये भी आपस में इक्वल हो जाएंगी देन हम कह देंगे कि वेरीफाई हो गया कि दोनों के आंसर्स मैच करते हैं, इक्वल हैं, बराबर हैं। तो सॉल्व कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट है, इसको हमने लेफ्ट हैंड साइड का नाम दे दिया। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए यूनियन बी फाइंड कर लेंगे। यानी कि ए सेट जो कि 1 3 5 7 था, इसका यूनियन ले लेना है बी सेट के साथ जो कि 2 4 6 8 10 था। यूनियन में हमने क्या करना होता है, सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेना है। तो आपने क्या करना है, इन सारे एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख लेना है। 1 यहाँ से आ जाएगा, 2 यहाँ से, 3 यहाँ से, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, 7 8। बट अब देखिए यहाँ पर 9 नहीं है और इस सेट में भी 9 नहीं है और 10 है। तो आपने क्या करना है, 1 से लेकर 8 तक सारे नंबर्स आ गए, 9 दोनों में नहीं है तो 9 आपने छोड़ दिया एंड 10 लिख दिया। तो ये आपके पास क्या आ गया, ए यूनियन बी आ गया। तो अब आपने क्या करना है, ए यूनियन बी तो फाइंड कर लिया, अब आपने ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो ये चीज़ आप याद रख लें कि जब भी आपने किसी भी वैल्यू का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना हो तो इसका मतलब है आपने उसको यूनिवर्सल सेट में से माइनस कराना होता है। तो अब हमने फाइंड करना है ए यूनियन बी का। तो हमारे पास जो ए यूनियन बी का आंसर आया है उस आंसर को ही हमने यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है। तो ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी को माइनस कर दें, यानी कि ए यूनियन बी का जो भी आंसर है उसको माइनस कर दें। तो आपने क्या किया, यूनिवर्सल सेट की जगह यूनिवर्सल सेट लिख लिया, ए यूनियन बी का जो आपके पास आंसर आया था वो आपने लिख लिया। तो जब आप इन दोनों को माइनस कराएंगे, यानी कि इस सेट में जो अमाउंट है और इस सेट में जो सेम अमाउंट है वो आपस में कैंसिल हो जाएंगी, और इस सेट में जो बची हुई अमाउंट है वो हमने यहाँ लिखनी होती है, ठीक है। अब 1 यहाँ भी है, यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा। 2 दोनों सेट में है, 3 दोनों सेट में है, 4 भी होगा इस तरह, क्योंकि ये 1 से लेकर 10 तक सारे ही नंबर्स हैं। बस यहाँ पर एक एक्स्ट्रा 9 है जो कि यहाँ पर नहीं है, तो 9 नहीं कैंसिल होगा। बाकी सारे एलिमेंट्स देखें, 10 है, यहाँ भी है, बाकी सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं। 9 दोनों जगह नहीं था तो 9 इस सेट में बच रहा है। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया है, 9, यानी कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का हमारे पास जो आंसर आ गया है वो 9 आ गया है। इससे हम राइट हैंड साइड फाइंड कर लेते हैं और देख लेते हैं कि इसका आंसर क्या आता है। अगर इसका आंसर भी सेम आ गया तो हम कह देंगे कि हेंस ये दोनों इक्वल हैं। तो राइट हैंड साइड को हमने नाम दे दिया, जो राइट हैंड साइड पे जो वैल्यू थी जो कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट थी।
तो इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। एक कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि यूनिवर्सल सेट में से आपने सेट को माइनस करना होता है। अब ए का फाइंड करना है तो हमने यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर देना है। तो u माइनस ए, ये आपने यूनिवर्सल सेट को माइनस कर दिया है। ए से ए सेट 1 3 5 7 था, तो इस पूरे सेट में से जब ये 1 3 5 7 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा इस सेट में? 2 बच जाएगा, 4 बच जाएगा, 6 क्योंकि 1 ख़त्म हो गया, 3 ख़त्म हो गया, इस तरह 8 बच जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ 9 नहीं है तो 9 भी नहीं कैंसिल होगा, इस तरह 10 भी नहीं कैंसिल होगा, तो 9 एंड 10 भी आ जाएगा। तो ये हमारे पास ए कॉम्प्लीमेंट आ गया। सेम हमने बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि यूनिवर्सल सेट में से बी को माइनस करना है। यूनिवर्सल सेट में से बी सेट को जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 कैंसिल हो रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, दोनों कैंसिल हो गए। इस तरह 4 यहाँ पर भी आएगा और यहाँ पर भी है, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2 4 6 8 10 इस सारे सेट में से जो ख़त्म हो जाएंगे तो बाकी जो बचेंगे वो 1 3 5 7 9 बच जाएंगे। तो यहाँ पर हमने बी कॉम्प्लीमेंट भी फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, राइट हैंड साइड क्या थी हमारे पास? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि ये जो ए कॉम्प्लीमेंट एंड बी कॉम्प्लीमेंट आ गया, इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट का जो आंसर आया है उसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है बी कॉम्प्लीमेंट के साथ। तो दोनों का जब हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया, इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वही हमने लिखना है। तो दोनों सेट में सिर्फ एक ही एलिमेंट कॉमन है जो कि 9 है, तो इसका आंसर भी हमारे पास आ गया 9, यानी कि ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट भी हमारे पास 9 ही आ गया है। तो यहाँ पर अब आप देख लें कि ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी 9 है एंड ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का आंसर भी 9 है। तो आपने दोनों को बारी बारी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। ओके जी, तो अब आप लिख लेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, आपने इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 को देख के बता दिया कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड लेफ्ट हैंड साइड थी क्या? ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट थी, एंड राइट हैंड साइड क्या थी? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये आपस में इक्वल हैं क्योंकि दोनों 9 9 ही आ गए ना। तो आपने लिख दिया कि ए कॉम्प्लीमेंट ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, ये आपने वेरीफाई कर दिया। ओके जी, तो आज हमने किया है रिव्यू एक्सरसाइज 1B के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5 तक। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ में आई होगी और वीडियो भी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।